बिखरी हुई चीजों को समेटकर जो एक रचना करता वो कलाकार होता है, और बिखरे हुए लोगों को जो समेट कर एक जगह लाती है वो कला होती है। इसी विचार के साथ आज हम अपनी चर्चा में एक ऐसे कलाकार के साथ बात करेंगे जो अपनी प्रतिभा के बहुत धनी है, और जब वो कला करने के लिए बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पेंटिंग बनाने की एक मशीन है। और रंग और तूली के साथ तो उनका ऐसा ऐसा संबंध है कि वो बस तूली के साथ मतलब खेलते हैं और लोग उन्हें देखते हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार, और आज मेरे साथ है साजिद मिनसर, जो एक बहुत ही कुशल कलाकार है और उसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय शिक्षक, कला शिक्षक भी है। साजिद सर। सर्वप्रथम मेरे स्कूल और कॉलेज के गुरुजनों को नमस्कार करते हुए आप सभी को सादर नमस्कार। नमस्कार। मैं सजित मिश्र, रांची से। और मैं आप लोग के साथ वार्तालाप में भाग लेने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। हम भी अब बहुत उत्सुक है सर, आज लगता है कि बहुत ही बढ़िया हमारी बातचीत होने वाली है। पहले तो सर मैं आज से यही जानना चाहूंगा कि आप एक उत्कृष्ट कलाकार हैं, और इस कला के जब मतलब जर्नी में आप कैसे अग्रसर हुए, किस तरह आपने आपको एक कला के पथ पर अग्रसर करते हैं, थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिए सर। मैं झारखंड के बहुत छोटे से जिले लोहरदगा जिले से आता हूँ, जहाँ मेरी पैदाइश है। और वहाँ पे ऐसी वो वह एक ऐसी जगह है जहाँ पे आर्ट का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन बचपन में कॉमिक्स तो हर जगह अवेलेबल होता है, और वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत था। जिसको कॉपी करते करते मैं एक एक कदम करके आगे बढ़ता गया। और जब मैं स्कूल में ट्वेल्थ में आया, और मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ लोहरदगा में, तो वहाँ पे मेरे कला शिक्षक ने बताया कि इससे पढ़ाई होती है। तब वो मेरे लिए एक अजूबा क्षण था, मेरे लिए खुशी का क्षण था कि मैं आर्ट की पढ़ाई कर सकता हूँ। और वहाँ से मैंने बीएचयू का एंट्रेंस दिया, और फिर वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अभी तक मेरी जर्नी सतत जारी है। सर, अभी तक जैसे बीएचयू से पढ़ने के बाद केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक होने तक आपको किन्हीं कठिनाई का, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे क्षण आए हो जो मतलब आपको प्रेरित करते हो कि आप कला को और करें, कुछ ऐसे क्षण अगर आपके साथ हुए हो तो हमारे साथ बांटिए। हाँ, खासकर मेरे घर में पिताजी की तमन्ना थी कि मैं मेडिकल करूं, लेकिन मेरा मन उधर था नहीं। और जबकि मैंने एक बार जी। मेडिकल का एंट्रेंस भी दिया था, लेकिन बेमन ओ। से, बस खाना पूर्ति के लिए। और मैं चुपके से बीएचयू में एडमिशन ले लिया, ये बोल के कि मैं बीएससी कर रहा हूँ। और फिर बाद में मालूम चला घर वालों को, खासकर पिताजी को, कि मैं फाइन आर्ट कर रहा हूँ। तो फिर भी बाद में नाराज रहे। उनकी नाराजगी बहुत दिन तक जारी रही। जी। मैं यही सोच रहा था कि अगर आपने बिना बताए मतलब एमएससी बोलकर और बीएचयू में एडमिशन लिया तो काफी मतलब आपको कुछ काफी कुछ झेलना पड़ा होगा। इसी बीच किसी ने आपको सर प्रेरित किया हो, किसी के कला ने मतलब आर्ट ने, या किसी शिक्षक ने आपको प्रेरित किया हो और उनके काम से आप इन्फ्लुएंस हुए तो कुछ शेयर कीजिए सर। आर्ट तो मैं बचपन से करता था, तो मुझे प्रोत्साहन मिलता था। मेरी एक मामी थी, वो जब भी मेरे घर विजिट करती तो मेरे आर्ट वर्क देखे इतना प्रेज करती कि फिर मुझे इसमें आगे बढ़ने के लिए और प्रेरणा मिलती थी। और जाहिर सी बात है, आपको जब प्रशंसा मिलती है तो आप उसको और अच्छा करना चाहते हैं। तो जी मैं जी। फिर किसी भी कीमत पे ठान लिया कि मुझे आर्ट ही करना है, तो इसलिए मैं फिर इसमें ही आगे बढ़ता गया। जब आपके घर में आपको आर्ट करने से पाबंदी थी तो आप घर में आर्ट कैसे किया करते थे? छिप के, क्योंकि अगर पिताजी अगर देखते थे तो फिर मुझे डांटते थे कि तुम ये क्या कर रहे हो, नक्शा क्या बना रहे हो। तो मुझे घर में छुप के ड्राइंग करना पड़ता था। और घर खासकर में मैं ऐसी जगह थी जहाँ आप छुपा करते थे सर? नहीं, अब मौका देके, जब वैसे पिताजी तो बाहर रहते थे,
तो उनके अलावा घर में और कोई मना करता नहीं था, लेकिन जब वो होते थे तो मुझे छुपे ड्राइंग करना पड़ता था। और यहाँ तक कि मैं हॉस्टल में था, नवोदय में पढ़ा था, तो वहां भी मैं छुपे ड्राइंग करता था ताकि लोग कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। सर, आप जिन विषयों को लेकर मतलब कला करते हैं, तो कोई विशेष लगाव उन विषयों विषयों से लगाव है जो आप अपने मतलब कला में जिनको प्रस्तुत करते हैं, ऐसे विषय आप चुनते हैं कि किन परिस्थितियों को आप सोच कर समझ कर उन विषयों को अपने कला में चुनते हैं? वैसे मैं प्रकृति के बहुत करीब हूँ, और प्रकृति मुझे हमेशा अपनी ओर खींचती है, और मेरे ख्याल से हर एक कलाकार को प्रकृति अपनी तरफ खींचती है। तो खासकर मैं शुरुआत से ही प्रकृति का चितेरा रहा हूँ, और प्रकृति के बीच में जाना, वहाँ वक्त गुजारना, प्रकृति को निहारना, ऑब्जर्व करना, ये मैंने शुरू से किया है। और मैंने प्रकृति की खासकर अनुकृति बहुत ज्यादा की है, और हम लोग अनुकृति से सीखते हैं। ये कॉमन सी बात है, सभी बच्चे बड़ों को देख के कॉपी करते हैं और सीखते हैं। वैसे भी हर एक कलाकार प्रकृति की अनुकृति करके ही सीखता है। तो मैं हमेशा मैक्सिमम प्रकृति के ही कॉपी किया करता हूँ, करता था, अभी भी करता हूँ। और ये मुझे प्रकृति के काफी करीब ले आती है। आपके जो काम मैं देखे हैं और जो दिखते हैं, मतलब उसमें प्रकृति तो बिल्कुल दिखती है। उसके लिए आप वाटर कलर को ज्यादा मतलब यूज करते हैं, तो वाटर कलर को यूज करने का कोई विशेष कारण आपके कार्यों में? जी, एक्चुअली जब हम लोग किसी चीज में रस लेते हैं तो हमें लगता है कि वो चीज हम लोग जल्दी से पा लें, और वाटर कलर एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम कम से कम समय में हम लोग एक रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। और वो किसी भी माध्यम में और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्रिलिक में करेंगे तो भी टाइम लगेगा, ऑयल तो और टाइम टेकिंग है। और वाटर कलर इजीली अवेलेबल है हर एक जगह, आपको ऐसा कोई देश का कोना नहीं मिलेगा जहाँ पे वाटर कलर अवेलेबल ना हो। जब तक आप अपने काम के बारे में बताते चलिए सर। आप मेरे अधिकतर चित्रों में पाएंगे कि मैंने प्रकृति में जो भी पेड़ पौधे या फिर सीनरी और या फिर लैंडस्केप, सिटीस्केप, मैंने मैक्सिमम ये किया है। और शुरुआत हुई थी बीएचयू से, क्योंकि मैं जब बीएचयू पहुंचा तो एकदम जीरो से शुरू किया मैंने। और वहाँ पे शुरुआत में मेरा वाटर कलर उतना ही खराब था जितना किसी का हो सकता है। तो मैंने जीरो से शुरू किया, और मैक्सिमम टाइम वहाँ पे एक मधुबन है जहाँ पे मैंने बहुत टाइम बिताया। और उसके अलावा बीएचयू कैंपस का हर एक कोने में लगभग मैंने जितने भी प्राकृतिक दृश्य थे सबको मैंने पेंटिंग किया। और इसके साथ साथ मैंने अ, एक 2009 में मैंने बीएचयू कैंपस के नाम से ही एक पूरा एग्जीबिशन कर डाला, सोलो एग्जीबिशन, और जिसमें मैंने सबसे अधिक पेंटिंग के साथ सोलो एग्जीबिशन किया था। आपकी पेंटिंग शेयर की जाएगी, आप पेंटिंग के अकॉर्डिंग आप बताते चलिए अपनी जर्नी को और अपने कला के बारे में। जैसे आप जी बोल रहे थे कि आपके कला जो मतलब आप जो आर्ट करते हैं वो वाटर कलर और कला नेचर से प्रभावित होकर करते हैं। जी तो ये नेचर नेचर से जुड़ाव आपका बचपन से आपके मतलब जो रहने की जगह थी उसकी वजह से, या फिर कोई विशेष परिस्थितियां थी जो नेचर से आपका जुड़ाव रहा है? जी, मैं जहाँ रहता था वहाँ पे भी नेचर, हर एक तरफ प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज्यादा था, नदी, पहाड़, जंगल, बहुत कुछ थे, झरना वगैरह बहुत कुछ था। और अ, जब जब भी पतझड़ का मौसम आता है और कुछ नए पत्ते आते हैं तो वो बहुत आकर्षित करते थे। और हम्म। हर एक मौसम, प्रकृति का हर एक मौसम, सभी की अपनी खूबी, अपनी विशेषता है। तो सभी हर एक मौसम मुझे अपनी ओर आकर्षित करते थे। तो मैं उन चीजों को ऑब्जर्व करता था। लेकिन जब शुरुआत में मैंने पेंटिंग शुरू करी तो पेंटिंग करना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि हम लोग को एक एक पत्ता दिखता था, एक एक डिटेल दिखता था। अब उन सारी जी चीजों को अपनी पेंटिंग्स में करना बहुत मुश्किल से महसूस होता था। लेकिन जी। लेकिन प्रकृति के साथ संवाद करते करते अब मेरे लिए वो मुश्किल नहीं है। ये स्वाभाविक है सर कि हम जब प्रकृति के साथ कार्य करते हैं और प्रकृति को देखना शुरू करते हैं, तो एक एक चीज हमें नजर आती है, हम कोशिश करते हैं कि सब चीजों को बनाया जाए, और जिसमें हम उलझ जाते हैं। आ गया सर, आ गया। ओके ओके। तो ये मैं पीएचडी की मैं बात कर रहा था।
अभी। तो ये बीएचयू का कैंपस है जहाँ मैं ये पेंटिंग बनाया हूँ, और ये मधुबन का है, और ये बहुत ही फेमस है बीएचयू में। अ, और ये मेरा यहीं से मेरा पैच वाला जो मैं अभी स्टाइल मैं अभी जो करता हूँ, वो पेंटिंग का उस पेंटिंग की शुरुआत यहीं से हुई थी। मैंने यहाँ से पैच वर्क शुरू किया था। अब तो यहाँ तो पे जो पैच चैलेंज है। आपके साथ सर आ रहा था कि मतलब आप छोटी छोटी वो डिटेल्स को देख रहे थे, उन डिटेल्स को हटाते हुए आपने पैच वर्क से उससे मतलब उस पर काम किया, आगे बढ़े जी उस सर, मैं मुश्किल। बीएफए फोर्थ ईयर तक मैं माइनरली ऑब्जर्व करता था, स्टडी करता था, और उस समय तक मैं फ्लो और जितना भी डिटेल वर्क हो सकता था मैं करता था। लेकिन जैसे जी जैसे मैं मास्टर्स में गया तब, और उसके अलावा थ्योरी पढ़ाई के साथ साथ जब हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, तो फिर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। तो बस ये मास्टर्स में फिर वहीं से एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, और मैंने यहाँ से शुरुआत किया अपने कुछ नया कुछ करने के लिए। और ये पहले का, मैं जो पहले की बात कर रहा था, ये मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक और फ्लो और जो भी रियलिस्टिक जैसा काम करने की कोशिश करता था। तो ये मेरा शुरुआती काम है जी मास्टर्स के। हाँ। सर, जैसे जैसे मैं आपका काम देखता हूँ तो धीरे धीरे आप नेचर से फिर सिटी की तरफ मतलब कन्वर्ट हो जाए, मतलब आपके काम सिटी स्केप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसका कोई विशेष कारण है? क्योंकि नेचर के साथ आपने बहुत काम किया मैं देख रहा हूँ, फिर अचानक आपका जो काम मतलब डाइवर्ट होता है वो सिटी स्केप में डाइवर्ट हो जाता है। जी जी। एक्चुअली बचपन तो प्रकृति में बीता बीता। बीचू में भी प्रकृति में माहौल है। उसके अलावा मैं कुछ दिन उत्तराखंड में भी रहा। तो तो वहाँ भी प्रकृति प्रकृति में, वहाँ भी जगह थी, वातावरण था। और साथ साथ में मैं बनारस में था, तो वहाँ पे बनारस का घाट तो सबको आकर्षित करता है। ऐसा कोई कलाकार नहीं जो बनारस में पेंट कराना चाहता हो। जी तो बिल्कुल ये। उस बनारस को पेंट करने की चाहत में मैंने सिटी स्केप को करना शुरू किया। और ये भी बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि शुरुआत में जब पेंटिंग करता था तो मुझसे बनारस का घाट बन नहीं पाता था। ये और आप। और ये पेंटिंग अभी की पेंटिंग है 2019 की, लॉकडाउन के समय की। जी क्योंकि मैं लगातार पेंटिंग करता रहता था, लेकिन फिर भी मैं घाट को उस तरीके से नहीं कर पाया था जैसा मुझे करना चाहिए था। लॉकडाउन एक ऐसा वक्त था जब मुझे भरपूर टाइम मिला। हम लोग को 24 घंटा घर में रहना था, और खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, और मैंने उस टाइम को बखूबी यूज किया। और मैं दिन भर मैं पेंटिंग करता था। तो उस समय मैं बनारस घाट को एक अच्छे तरीके से स्टडी कर पाया। जो मैं वहाँ देख के आया था, वहाँ की जो सुगंध को फील किया था, वहाँ का जो वातावरण फील किया था, हवा को महसूस किया था, मैं उसको लॉकडाउन के टाइम में उसको अपनी पेंटिंग में दिखाने की कोशिश किया। और मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक सफल हो पाया। नहीं सर, काफी हद तक मतलब नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है। और मैं ये भी देख रहा हूँ सर कि धीरे धीरे सिटी स्केप के साथ साथ आप पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छा करते हैं। जी अब पोर्ट्रेट का भी आपका जवाब नहीं है, तो जी। पोर्ट्रेट्स करने का कोई विशेष कारण है या पोर्ट्रेट सिर्फ आप हम लोग जब मतलब। आम आदमी से जुड़ना चाहते हैं, या फिर कला को आम आदमी तक लेना चाहते हैं, तो फिर हम लोग केवल इन सब चीजों से नहीं जुड़ सकते। जो आम आदमी का बिल्कुल। परसेप्शन होता है, वो चाहता है कि कोई मुझे मेरी पेंटिंग बना दे, मेरा चेहरा बना दे। जी जो फेमस लोग होते हैं उनके तो बनते ही हैं, लेकिन जी आम आदमी की जो पेंटिंग बनती है तो वो कला से जल्दी जुड़ता है। और इसलिए मैंने पोर्ट्रेट करना शुरू किया। वैसे कॉलेज में तो खैर सब कुछ होता ही है, लेकिन मैं खासकर रियलिस्टिक स्टडी को ध्यान में इसलिए रखा, क्योंकि आप रियलिस्टिक स्टडी करते हैं तो आप चीज़ों को जल्दी समझते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। हम सामने, हम जितना लोगों से एक जुड़ते हैं, बात करते हैं, तो हमें मतलब लगता है कि हमारी कला में उतना ही जुड़ाव होता है हमारी कला से। तो पोर्ट्रेट करना शायद मुझे लगता है कि एक ऐसा माध्यम है कि आप लोगों के साथ जुड़ते हो, उनके बारे में जानते हो और उनके मन की बातें भी जानते हैं। तो बिल्कुल। पोर्ट्रेट्स इस किया जाता है। सर, ये आपका लेटेस्ट काम लगता है मुझे, ये सिटी जी स्केप। जी जी। ये धर्मशाला का है। मैं लास्ट ईयर धर्मशाला गया था। तो वहाँ का माहौल, जो मौसम था, बहुत ही अच्छा था। और मैं धीरे धीरे प्रकृति में जो स्थूलता है, जो एक एक चीज तो का जो डिटेल्स है, तो मैं अब धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहा हूँ। अब मुझे, मेरे लिए
जो सामने का दृश्य है वो मेरे लिए बहाना होता है, और उसमें मैं अपना चीज डालता हूँ, मैं इसमें अपना स्वाद, अपना रस डालता हूँ इसमें। तो ये उसी का परिणाम है। केवल मेरे लिए अ, वहाँ का जो एसेंस है, एक जो दिखने में जो हमें जो फील होता है, तो ये वो फीलिंग को मैंने इस तरह से व्यक्त किया है। ठीक सर। सर आप जिस तरीके से काम करते हैं और मतलब जितना फ्रीली आप काम करते हैं, स्कूल के साथ साथ क्या आपको काम करने में कुछ चैलेंजेस आते हैं या फिर आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? मुझे तो लगता है कि अगर आप जॉब के साथ आर्ट वर्क करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये भी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको जॉब के बाद आपके लिए टाइम बहुत मिलता है, और आप उस टाइम को बखूबी यूज कर सकते हैं, और अपनी कला को निखारने के लिए आप भरपूर टाइम दे सकते हैं। और अपने स्टूडेंट के साथ कैसे मतलब जुड़ते हैं सर? स्टूडेंट से जुड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, ड्राइंग तो करते हैं, साथ में मैं उनका पोर्ट्रेट के साथ साथ मैं कैरिकेचर करता हूँ, और बच्चे उससे बहुत जल्दी जुड़ते हैं, ज्यादा जुड़ते हैं, और इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि मैं मतलब उनका एक चेहरा देखते ही बनता है जब कैरिकेचर बनता है, और जी वो खुश होते हैं और लोगों को शेयर करते हैं, तो फिर उनका एक लगाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो जहाँ देखते हैं फिर बोलते हैं सर मेरा कब बनेगा, मेरा कब बनेगा, और इस तरह से वो कम से कम किसी बहाने आर्ट से जुड़ते थे। जी, ये एक होड़ लग जाती है बच्चों में कि मुझे भी करवाना है। और बच्चों में इंस्पायरेशन जाता है, और वो भी करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके पास अगर उदाहरण रखेंगे तो लोग कॉपी करते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप अपने कला को लोगों तक फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं। जी, कला को लेकर सर भविष्य में आपका क्या प्लान है? आप अपनी कला को किस तरह लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और कैसे मतलब आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं? कला तो एक साधना है, एक मेडिटेशन है, तो कला तो चलती रहेगी, मेडिटेशन चलता रहेगा, और इसमें इसका कोई अथाह, ये तो अथाह है, इसका कोई गहराई नापने वाले से कुछ है नहीं। आप जितना करोगे उतना आप उसमें डूबते जाओगे, आपको उसमें उतना मजा आएगा, उतना रस आएगा। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, बस ये है कि इसमें हम लोग क्या नया कर सकते हैं, और कैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म की तरफ जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने घाट पे पेंटिंग बनाया है, इसमें ड्राइंग आपको नजर नहीं आएगा, बस आपको पैच दिखेंगे। जैसे किसी हाथी की बात करें तो उसका जो सूंड है हाथी नहीं है, उसका ना ही उसका पैर हाथी है, ना ही कान उसका हाथी है, लेकिन जब सबको जोड़ के हम लोग देखते हैं तो वो हाथी होता है। तो यहाँ पर ये इतने सारे मैंने पैच लगाए हैं, तो अगर हम लोग पैच को हटा देते हैं यहाँ पे सब कुछ साफ हो जाएगा। और जब वो पैच को वापस रखेंगे तो फिर ये एक बनारस का घाट, एक जो वहाँ का जो दैवीय एक वातावरण है, या फिर एक वहाँ का जो एसेंस है, घाट का जो अपना एसेंस है दैवीय वाली, वो आप फील कर सकते हैं। तो जैसा शुरुआत में बोला गया था कि कलाकार बिखरी हुई चीजों को एक साथ समेटकर और एक कला का रूप दे देता है, वही आपकी कला में बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखता है। जी जी सर, फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? अभी आने वाले समय में आप कोई एग्जीबिशन या रेजिडेंसीज वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिए। फिलहाल अभी तो बनारस में हम लोग का एक शो है, ग्रुप शो, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो हमारा बहुत सक्सेसफुल रहेगा, और आगे हम लोग अपने वर्क को पूरे देश भर में और विदेश में जितना हो सके हम लोग अपने वर्क को विभिन्न गैलरी में ले जाएंगे और लोगों तक पहुंचेंगे। बस यही है प्लान, और वो काम तो एक साधना है, वो तो चलता रहेगा। जी बिल्कुल। अभी हम 15 आर्टिस्ट मिलकर जो कलाकार है, विजुअल कॉन्फ्लुएंस कर एक हमारा ग्रुप बना है, और वो ग्रुप शो होने वाला है बनारस में इसी गैलरी में 18 से 22 तारीख तक। हम सब वहाँ मिलने वाले हैं और बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि आइए और हमारा मतलब शो में आके हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। सर, आप अपने दर्शकों को, अपने बच्चों, स्टूडेंट्स को कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी हमारे कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो फाइन आर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। अभी कुछ उत्तराखंड से अल्मोड़ा में कर रहे हैं फाइन आर्ट्स, और कुछ लोग लखनऊ में भी एक है, और रांची में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्कूल के भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो
उनसे बस यही कहना है कि अगर आर्ट पसंद है तो फिर आप आर्ट मत छोड़ो। बाकी अब तो जो फाइन आर्ट कर रहे हैं उनके लिए तो सोचना ही नहीं है, उनको तो काम ही करना है, उसके अलावा कुछ काम तो है नहीं। लेकिन जो बिल्कुल। बच्चे स्कूल वाले बच्चे हैं, अगर उनको आर्ट पसंद है तो उनको हॉबी बना कर रखना चाहिए। पता नहीं कब आगे पढ़ाई में हो सकता है कि मूड बदल जाए और इसमें करने का मन हो। तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और उनसे बस यही है कि अपना काम सतत करते रहें, और जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना काम करेंगे, उतना उनके लिए सीखना आसान होगा, और अ, चीजों को सीखना, लोगों तक सीखना और पहुंचाना आसान होगा। जी सर, आप अपने विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है, एक मिसाल है कि काम जितना ज्यादा मतलब आप कर सकते हैं, जितना काम करेंगे आपका, आप में अंदर निखार उतना ही ज्यादा आएगा। और हम आपके काम में भी देखते हैं, स्किलफुल काम है आपका सर। आप फ्यूचर में बहुत काम करते रहिए और हम भी आपके साथ साथ चलते रहे, आपके साथ आपका काम देखते रहे। धन्यवाद। जी थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे स्टूडेंट्स लोग से मैं बात करना चाहूंगा। आप लोग उस तक, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनसे कुछ सवाल पूछे। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं मेरे। हाँ, दर्शकों से निवेदन है, अगर वो कुछ सवाल करना चाहते हैं तो चैट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। साजिद सर, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि आपके जो काम है वो ज्यादातर मतलब जो मीडियम है, आपने वाटर कलर रखा है। और जो एक मतलब हमारा एक इंडिया का अगर आर्ट जर्नी को देखें तो वाटर कलर एक धरोहर की तरह आता है। लेकिन आज के टाइम पर जैसे कई आर्टिस्ट बहुत सारे मीडियम्स पर और बहुत सारी टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो उस दिशा में आप अपने कार्य को कहाँ तक मतलब कोरिलेट कर पाते हैं, और उस दिशा में आगे बढ़ने के आपके क्या विचार हैं? मतलब क्या आप उनके साथ कोरिलेट कर पाते हैं अपने काम को और आगे चल पाते हैं, या फ्यूचर में आपका उनको लेकर क्या विचार रहेगा? क्या मतलब उसमें आप कितना अपने आप को आगते चलेंगे? थोड़ा अभी, सा ये हमारे हाँ, शेयर और कीजिए। अभी के समय में अपना एक स्टाइल डेवलप करना बहुत ही चैलेंजिंग है। और ऐसा, जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो कि हम लोग करें। तो जी। हम लोग को सब कुछ देखना तो पड़ता है। हर कहीं से कुछ ना कुछ इंस्पायरेशन तो मिलता ही है, क्योंकि हम लोग देखते हैं तो वही सीखते हैं। तो उसको सीखने के साथ उसको हम लोग अपने फ्लेवर में कैसे करें, ये तो चैलेंजिंग है। और मुझे लगता है कि इसके लिए माध्यम कोई बैरियर तो नहीं होना चाहिए, और बैरियर होता नहीं है। आपको अपने आप को व्यक्त करना है, और आपको अपना आर्टवर्क करना है। आप आर्टवर्क इसलिए करते हो कि आपको अच्छा लगता है, और लोगों को अच्छा न लगे उसको परवाह तो करना ही नहीं है। अगर बिल्कुल। आप परवाह करे चले कि लोगों को क्या लगेगा नहीं लगेगा, तो फिर माध्यम फिर उसको चुनना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो समय के साथ मैंने वैसे डिजिटल मीडियम को चुना है, और मैं उसमें भी अ, अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ कि मैं डिजिटल मीडियम में पीछे ना रहूं। वैसे मैं उसके साथ साथ में एक्रिलिक और ऑयल पेंटिंग करता ही हूँ। मैंने अभी पेंटिंग दिखलाया था। तो मेरे लिए माध्यम कोई बैरियर नहीं है, ना किसी के लिए होना चाहिए। जी। तो सर, आप जैसे जी जो काम कर रहे हैं, आपका काम जो प्रेजेंट करने का तरीका है, कोई ऐसा आर्टिस्ट या कोई ऐसी शैली आपको प्रभावित करती है आपका काम करने के लिए, वाटर कलर करने के लिए कोई एक कलाकार कोई आपको प्रभावित करते हैं तो शेयर कीजिए हम सर, हमारे साथ। हाँ, वाटर कलर को देखा जाए तो हम लोग जब कॉलेज में थे तो मिलिंद मलिक सर की बुक आती थी, तो हम लोग उससे कॉपी करते थे, क्योंकि हम लोग जीरो शुरू किए थे। तो रेफरेंस के तौर पे उनकी बुक होती थी, और उसको देख के हम लोग काफी कुछ सीखे। और सौभाग्य से एक बार मैं उनसे मिलने भी गया। अच्छा। पुणे गया था 2019 में। और वो इतने डाउन टू अर्थ आदमी, मैं तो आई वॉज नो बडी लाइक नो बडी, मतलब मुझे कौन जानता है, कुछ नहीं। मैं पुणे पहुंचा, मैंने गूगल से नंबर लेके मैंने कॉल किया, और वो जो है कॉल रिसीव करके, संडे को उनका स्टूडियो बंद रहता है, और वो संडे को आके स्टूडियो ओपन किए, अपना वर्क दिखाया है। अब ऐसे डाउन टू अर्थ आदमी से मिलना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। तो मैं, मतलब जो भी हो, खासकर वाटर कलर के लिए तो मैं उनको गुरु मानता ही हूँ। भले अब मैं अपना फ्लेवर ले आया हूँ, लेकिन शुरुआती दिनों में उन्होंने उनका वर्क मुझे बहुत हेल्प किया। अभी फ्यूचर में सर आप मतलब किसी कलाकार को अपने साथ, अपने काम के साथ चलते हुए देखते हैं, या फिर
आप मतलब किसी कलाकार से प्रभावित है, जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट अगर कोई ऐसा हो तो? हाँ, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट तो बहुत है, मुझे काम अच्छा लगता है, बेजन शर्मा का काम अच्छा लगता है। उसके अलावा भी बहुत सारे फेसबुक में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका मैं भाई नाम तो जानता ही हूँ। और हमारे बीएचयू के प्रोफेसर प्रणाम सर, और एक सुनील भैया, हमारे सुनील विश्वकर्मा भैया, अनिल शर्मा, और वैसे बनारस में हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं, शिवनाथ राम सर, और मिश्रा सर है, एक मृदुला सिन्हा मैडम है। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको मैंने देखा है और उनके वर्क को अप्रिशिएट किया है, उनको फॉलो किया है। तो वो सब तो कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन तो रही ही है, लेकिन बात बस यही होती है कि आपको अपना फ्लेवर कब लाना है और कैसे लाना है, वो भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप कब जब काम करते रहते हैं तो ऑटोमेटिक आता है। आप चाहें कि आप इस समय आप ऐसा अपना अपना फ्लेवर ले आए तो होता नहीं है ऐसा। कभी कला के पथ पर चलते हो, मतलब कला की इस राह पर चलते हो, आपको कभी ऐसा लगा कि आप अटक रहे हो और किसी प्रभावित व्यक्ति ने आपको उस मझधार से निकाला हो, फंसे हो मझधार में फंसे हो और निकाला हो? कभी ऐसा समय आपको क्या देखने को मिला है क्या? नहीं, ऐसे मजेदार फंसने वाली बात तो नहीं आई, क्योंकि मैं लगातार काम करता रहा हूँ, और मैं वन मैन आर्मी हूँ। मुझे काम करने के मन हुआ तो मैं लोगों को नहीं देखता, मैं अकेले निकल जाता हूँ। क्योंकि ऐसा जी। बहुत बार हुआ मेरे साथ कि मैं सोचता था कि कोई साथ मिले तो मैं काम करूंगा, लेकिन फिर वक्त से सीखा कि ऐसा कुछ कभी नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो जब मन करे तो आप काम करने के लिए निकल जाओ। मैं उत्तराखंड में था तो वहां भी बच्चों को ले जाता था, अभी कुछ बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको ले जाता जी। था स्टैंड आउटडोर करने के लिए। और अ, अभी यहाँ भी रांची में आया तो यहाँ भी मैं लोगों को लेता था कि आप मेरे साथ काम करने चलो, और कोई नहीं कहता तो मैं अकेले जाता था। और लोग मुझे फोन करते थे, बोलते थे कि आप जब भी जाओ तो मुझे फोन करो, लेकिन जब भी मैं उनको फोन करता था तो वो अवेलेबल होते नहीं थे। तो इसलिए मैं मुझे मन करता है मैं चला जाता हूँ, मैं वेट नहीं करता कि कोई मेरे साथ आए। आपके स्टूडियो में सर पीछे बहुत सुंदर पेंटिंग नजर आ रही है, और हमारे श्रोताओं में से भी डिमांड आई है कि आप अपने स्टूडियो का व्यू अगर हमें दिखा सकते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बहुत सारे कुछ पेंटिंग्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ फ्रेम्स है, फ्रेम किया हुआ है। जी जी और जी, इन बिल्कुल सर, बना हम उत्सुक है अभी, देखने के लिए। हाँ, बनारस आने वाला है ये सब पेंटिंग, तो मैं चाहता हूँ कि आपको जरूर दिखाऊं। तो आप लोग लाइन में रहिए, मैं दिखाता हूँ। ये रांची का सिटी स्केप है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। ये मेरा पूरा स्टूडियो सेटअप है, इधर पूरा सामान है पूरा मेरा। बस सर, मतलब मैन इन वर्क आपका एकदम स्टूडियो ऐसे है कि मतलब अभी आप शुरू हो जाएंगे तो काम कर सकते हैं, आपको बिल्कुल सेटअप एकदम तैयार है। तो सेटअप तैयार है, और आप बनारस जाने के लिए भी एकदम तैयार है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। बहुत सुंदर सर। अरे वाह। सारे फुल सीट के वर्क हैं। ये सिटीज के बहुत ही खूबसूरत है सर। बनारस का ये टॉप व्यू है, बर्ड आई व्यू है। ये सर इसमें ये एरियल व्यू आपने कैसे कैप्चर किया सर, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। अब इसके लिए तो उपाय नहीं था, हमारे पास प्रोग्राम सहारा है, तो मैंने ये गूगल से लिया था। क्योंकि मुझे उस समय मेरे पास टाइम बहुत था, तो मैं एरियल व्यू करना चाहता था, तो मुझे ये मिला। और ये मैं अभी ऑयल पेंटिंग कर रहा हूँ। कमीशन वर्क। हाँ हाँ, कह सकते हैं कमिश्नर वर्क। बहुत ही तो सुंदर सर, आपका स्टूडियो बहुत ही खूबसूरत और एकदम काम से लदा हुआ लबालब है, जैसे एक हाँ फल भरा हुआ वृक्ष होता है। हाँ। हर कोने में आपके कला ही कला है। वाह सर, बहुत अच्छा लगा। और कुछ अगर आप हमें शेयर करना चाहते हो तो जरूर शेयर कीजिए सर। अम, मुझे तो अभी अपने बारे में मुझे क्या शेयर करना है, इतना तो काफी है। अभी मुझे शेयर करना नहीं आ रहा। साजिद सर, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, बोलिए। सर, आपने बताया था कि आपके फादर आज चाहते थे कि आप मेडिकल लाइन में जाए, और आप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उस लाइन में जाए, आप आर्टिस्ट बनना चाहते थे।
और आपने छुपकर बीएसए के लिए बीएचयू में एडमिशन भी लिया। तो वो करने के बाद उस समय वो नाराज रहे, तो वो नाराजगी क्या अभी भी है, या फिर आपको काम करते देखकर उनको आप पर गर्व होता है? अम, जब मैंने पीएचडी ज्वाइन किया था तब वो थोड़ा खुश हुए थे कि चलो कोई तो डॉक्टर बन रहा है, या तो इधर या उधर डॉक्टर। जी। तो जब मैं पीएचडी में इनरोल हुआ तब खुश हुए थे। फिर जब पीएचडी इनरोल करने के 4 महीने के बाद मेरी जॉब लग गई। तो क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली से, लोअर मिडिल फैमिली से हैं, तो हमारे पास पैसे की कमी होती है, तो मैंने क्यों ज्वाइन कर लिया। तो फिर नौकरी मिलने के बाद हर कोई खुश होता ही है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को पैसा कमाना है, जीने खाने खाने के लिए, तो अब तो दिक्कत नहीं है। मतलब केवी जैसी प्रेस्टिजियस संस्था को ज्वाइन करने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, जो भी कदम उठाया था अच्छा ही किया। हाँ, कि कम से कम नौकरी मिल गया। ये है। नहीं सर, जहाँ मतलब कलाकार है और जो कुछ करना चाहता है तो उसकी राह खुली जाती है। एक चीज और सर, आप काम में इतना मतलब मशरूफ रहते हैं कि बहुत काम काम चारों तरफ आपके, जहाँ जाते हैं काम 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 का ढेर लग जाता है, तो उसके लिए समय भी देना पड़ता है। तो क्या फैमिली और आपका काम दोनों आप एकदम बैलेंस कर पाते हैं, या कुछ आपके सामने चुनौतियां आती है? अगर ऐसा है तो हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये चुनौतियां सभी के साथ रहती है। अब काम के लिए सब सपोर्टिव है, ऐसा कोई अब बैरियर नहीं आता है। कोई अब वैसा कुछ बंधन नहीं है, काम करने से लोग खुशी होते हैं, तो काम करना अब अच्छा अच्छा भी लगता है। फैमिली में बच्चे और जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं? तो अब कोई दिक्कत नहीं है अब। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। सर, और आपकी जो जर्नी कभी बनारस में जो रही है, बनारस को आपको आपको कैसे इन्फ्लुएंस करता है, बनारस का जो घाट है वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो हमारे बनारस आने की यात्रा मतलब करने के लिए हमारे लिए आसानी रहेगी, और हम और एक्साइटेड होकर वहां पर आएंगे। कुछ प्रकाश अगर बनारस के बारे में डालना चाहे तो बोलिए, सर। बनारस मुझे ही नहीं, हर आर्टिस्ट को आकर्षित करती है। अगर कोई आर्टिस्ट है, अगर जो बनारस देखा है, तो अगर वो बनारस ना बनाए तो फिर वो रह नहीं सकता। एक बार चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, वो जरूर कोशिश करता है कि बनारस को बनाए, और विजिट तो करना बनता है, क्योंकि वो इतनी प्राचीन नगरी है, और वहाँ की अपनी सुंदरता है, वो अद्वितीय है। तो उसको हर किसी को घूमना भी चाहिए और देखना भी चाहिए, और कलाकार है तो फिर बनाना भी चाहिए। बिल्कुल, कलाकार तो मोक्ष की तलाश में घूमता, और बनारस को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, कि कहा जाता है बनारस जाने से लोगों को मोक्ष भी मिल जाता है। जी। बहुत अच्छी बातचीत हुई सर आपके साथ। अभी अगर हमारे श्रोताओं से कोई साजिद सर से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ऋषा साजिद सर से कुछ पूछना चाहती है। ऋषा, यू कैन आस्क योर। यस सर। सर पहले तो फजल सर के सर हम स्टूडेंट हैं। सर ये इट्स माय सर रियली इट्स आई एम रियली ब्लेस्ड कि सर स्टूडेंट है। और सर आज जहाँ भी सर उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक आ पाए हैं। सर मेरा केवीएस का इंटरव्यू भी है अभी वाओ, 20 मई को। ऑल द तो बेस्ट सर फॉर। वही बस, थैंक यू सो मच सर। सर बस उसी की गाइडेंस के लिए ही सोच रहे थे थोड़ा सा आपसे बात कर लें। सर ऐसे मौके मिलते भी बहुत कम है। बिल्कुल सर बिल्कुल वैसे तो बिल्कुल। सर हमेशा ही गाइड करते रहते हैं हर मोमेंट पे। कभी भी मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हाँ मतलब अगर जरूरत है तो सर हमेशा गाइड करता है। ऐसा जी, फील नहीं होता कि वो बिजी है या टाइम नहीं दे सकते, ऐसा कभी भी नहीं लगता है। बिल्कुल साजिद सर है ही ऐसी शख्सियत के वो मतलब यस हमेशा हेल्प तैयार रहते हैं। ये हमने भी देखा है, हमने भी महसूस किया है। सर। आप और कुछ पूछना चाहेंगे सर से, या सर हाँ के लिए सर कुछ बस मुझे यही, हाँ सर बस यही थोड़ा गाइडेंस चाहिए उनसे कि मतलब और अच्छा कैसे करें। वो अच्छा तो सर कैसे आपको। करें, चलो। वो तो हम लोग की तो ये मेरी पहली इनके बारे में बताते हैं। ये मेरी पहली स्टूडेंट है और मेरी पहले स्कूल की है, और ये गोल्ड मेडलिस्ट है, बीएफए में गोल्ड मेडल लिया है। अरे वाह। और इसका 12th में रिजल्ट बहुत अच्छा था, तो साइंस साइंस की थी। लेकिन बाद में इसे लगा कि फाइंड आउट करना चाहिए, पेरेंट्स कंसल्ट किए, तब मैं उत्तराखंड में था। लेकिन टेलीफोनिकली जुड़े रहे, और इसको जितना भी गाइडेंस किया था करती रही। और
गोल्ड मेडलिस्ट हुई, अभी लखनऊ से मास्टर डिग्री कर रही है और अभी केबीएस के लिए सेलेक्ट भी हो गई है और अभी इंटरव्यू भी है, तैयारी चल रही है। और बेस्ट विशेस फॉर यू, तुम जो भी है लगी रहती हो, अच्छी बात। आज की मीटिंग हम यही समाप्त करते हैं। आशा है फिर से भविष्य में आपसे मुलाकात होगी और बनारस में तो हम मिल ही रहे हैं।